वेलकम स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूनिट 2 का चैप्टर 2 मोशन इन प्लेन से जुड़ा हुआ एमसीक्यू, जो कि आने वाला परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछला 2 वीडियो में हम लोग पहला यूनिट के लिए बात किए हुए हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के लिए, और दूसरा यूनिट के लिए पहला चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पर बात किए हुए हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं यूनिट 2 का आपका काइनेमेटिक्स है, चैप्टर 2 मोशन इन प्लेन से जुड़ा हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हुए चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। सबसे पहले आपको यह बात जानना चाहिए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। क्वांटिटी जो है 2 तरह का होता है। पहला क्वांटिटी होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। स्केलर किसको कहते हैं? जिसको केवल और केवल परिमाण का आवश्यकता होता है, मतलब रिप्रेजेंटेशन के लिए। द क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ओनली मैग्नीट्यूड that is said to be scalar quantity, and the quantity which require 2 things is magnitude as well as direction, that is said to be vector quantity। मतलब जिसको परिमाण और दिशा दोनों का जरूरत होता है उसको हम लोग सदिश कहते हैं। इसके अलावा भी एक टेंसर क्वांटिटी होता है जिसको हिंदी में प्रदिश कहते हैं, वो हम लोग पीजी क्लासेस या डिग्री क्लासेस में हम लोग बात करेंगे। तो अभी हम तत्काल मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, स्केलर का मतलब क्या होता है, ये बात जान लीजिए। स्केलर मतलब बेसिकली स्केलर का मतलब मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड अब कहाँ से क्या हुआ तो समझिएगा। जैसे इस कलम का लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो हम कहेंगे इस कलम का लंबाई का मैग्नीट्यूड 5 सेंटीमीटर है। हमारा वजन यदि 50 किलो है तो हम कहेंगे कि हमारा वजन का मैग्नीट्यूड जो है 50 किलो है। यदि वो पंखा 70 किलोमीटर प्रति घंटा से घूम रहा है तो हम समझेंगे घूरने का स्पीड, मतलब स्पीड का मैग्नीट्यूड जो है 70। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज द स्केलर, ठीक है, उसको कहते हैं स्केलर। तो अब बात करता है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब इसमें से कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो टेम्परेचर का मतलब होता है ताप, यह एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसको डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है इसके रिप्रेजेंटेशन के लिए। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यह भी एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसको भी डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता है रिप्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद है चार्ज भी एक स्केलर क्वांटिटी है। बच गया इम्पल्स, फोर्स इनटू टाइम क्या होता है, इम्पल्स। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम एक स्केलर क्वांटिटी, और हमको पता है कि फोर्स और टाइम मींस कि एक वेक्टर को स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो होता क्या है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्केलर टाइम्स गुना बड़ा हो जाता है लेकिन डायरेक्शन वही रहता है। तो इम्पल्स इसका क्वेश्चन के अनुसार नहीं है, नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। मतलब इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी नंबर हो जाएगा, 1 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर। फिर से वही बात, स्केलर क्वांटिटी के बारे में भी तुरंत बताएं। इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, काहे है, देख लीजिए थोड़ा। इलेक्ट्रिक करंट के साथ एक बात है, इलेक्ट्रिक करंट के पास दोनों ही चीजें होती है, डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन फिर भी जो है यह स्केलर क्वांटिटी है। काहे, अभी जो तुरंत डेफिनेशन दिए थे ना उसमें एक चीज और ऐड कीजिए वेक्टर का डेफिनेशन में, तब आप वेक्टर को कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। क्या ऐड करना है, द क्वांटिटी विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड मस्ट फॉलो एनी ऑफ द वेक्टर एडिशन रूल। मतलब क्या हुआ कि वैसा राशि जिसको कि परिमाण के साथ साथ दिशा का तो जरूरत होता है और साथ ही वह जो है सदिश जोड़ का कोई एक नियम का पालन करे। सदिश जोड़ का 3 गो नियम है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगन लॉ। हिंदी में उसको बोलते हैं त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम, 3 गो बोलते हैं। तो कोई ना कोई पालन करना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट करता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के पास दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन इसके पास यह जो है कोई वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो नहीं करता है, इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी होगा। तो बाद बाकी को देख लेते हैं। लिनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक सदिश राशि है। तो इसका मतलब इस प्रश्न के अनुसार सही जवाब 2 का ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फिर से वही बात, वेक्टर क्वांटिटी है तो करंट तो अभी पता चल गया कि स्केलर हो गया भैया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो भी होगा स्केलर ही होता है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी जे से डिनोट किया जाता है, I/A। करंट पर यूनिट एरिया को हम लोग करंट डेंसिटी कहते हैं। और एरिया के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एरिया इज ए प्योर स्केलर क्वांटिटी बट सम टाइम इट इज ट्रीटेड एज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको वेक्टर के रूप में व्यक्त किया जाता है, इसलिए यहाँ पे करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा, एंगल तो स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का 3 नंबर का सी नंबर जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, चौथा नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग। फिर से वही बात, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा है, टाइम तो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ता। डिस्टेंस भी एक स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी। मतलब प्रश्न के अनुसार 4 का सी नंबर हो जाएगा सही उत्तर।
नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर। वही स्केलर का मतलब जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। देख लीजिए वेलोसिटी के पास दोनों चीज होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। डिस्प्लेसमेंट के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी डायरेक्शन, वेक्टर है। स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब प्रश्न के अनुसार 5 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसमें खाली नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी मतलब इस स्केलर है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंगुलर मोमेंटम हम लोग पहले भी बात किए हुए हैं, लीनियर मोमेंटम को यदि r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। तो इलेक्ट्रिक करंट नॉट ए वेक्टर, अभी तुरंत देखिए वही क्वेश्चन में दूसरा तरीका से पूछ दिया है ना, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, एक में पूछा कि है, एक में नहीं पूछा। चलिए देखते हैं, 6 का डी नंबर हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट नंबर 7 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर। वेक्टर एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वर्क स्केलर क्वांटिटी, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए। वर्क डन इसलिए स्केलर क्वांटिटी क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एक्स से दिया जाता है, और जब भी डॉट प्रोडक्ट से दिया जाता है कोई भी नया फिजिकल क्वांटिटी तो वह स्केलर ही होता है, पोटेंशियल तो स्केलर। चलिए 7 नंबर का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं, द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मतलब बहुत तरह से हम लोग बात करते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है ऊपर से फेंक दिए नीचे चलाया, ठीक है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। एक प्रोजेक्टाइल है नीचे से फेंके और फिर जाके उधर धरती पर आकर के गिर गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल थ्रोन विथ सर्टेन एंगल विथ हॉरिजेंटल के साथ। ये ऊपर कुछ टावर हाइट से फेंक दे, लेकिन दोनों ही केसेस में अलग अलग फार्मूला लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, टाइम ऑफ फ्लाइट टीएफ एंड द टाइम ऑफ रीच द मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट एकरा में थोड़ी, मैक्सिमम हाइट से तो ऊपर में फेंक ले हैं तो कैसे पहुंचेगा, तो मैक्सिमम हाइट में यहाँ से एक यहाँ पर एक बात जान लीजिए, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम ऑफ असेंट कहते हैं इसको, और इसको डिसेंट कहते हैं। मतलब टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय यहाँ से यहाँ तक आने में समय लगेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं कि जितना दूर तक प्रोजेक्टाइलवा जो है हवा में रहा उसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। मतलब यहां से यहां तक आ जाए तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल समय जितना रहेगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहेंगे। तो देख लीजिए सिंपल सा बात, टी एफ टाइम ऑफ फ्लाइट है और मैक्सिमम इसका तो आधा दूरी पर हम तो अभी बात ही करबे किए, टी एफ बटे 2 हो जाएगा। इसका मतलब टी एफ बराबर 2 टीएम, और टीएम आपको दिया हुआ है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में लगा समय, तो टीएम और इधर भी टीएम, तो 2 टीएम, 8 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं फट से। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर। 9 नंबर क्या कहता है, एन इंसेक्ट ट्रैप्ड इन ए सर्कुलर ग्रुप, मतलब एक कीड़ा जो है सर्कुलर ग्रुप मतलब गुफा में फंस गया, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, फट से बना लेंगे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, मूव अलोंग ए ग्रुप स्टेडली, स्टेड मतलब एक नियत चाल से चल, एंड कंप्लीट 7 रेवोल्यूशन इन टाइम दिया हुआ है आपको 100 सेकेंड। तो द लीनियर स्पीड v बराबर पूछ रहा है, v इज इक्वल्स टू होता है r ओमेगा। तो ओमेगा बराबर यहाँ से, ओमेगा तो आपको दिया हुआ नहीं है तो यहाँ से हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, 7 रेवोल्यूशन पार करता है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुना 2 पाई, एक बार कंप्लीट करता है तो 2 पाई, 7 दूना 14 पाई हो गया इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आर ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, समैया तो दिल है, तो आर बराबर क्या हो गया 12 सेंटीमीटर गुना थीटा 14 पाई, अब बटे समय दिया हुआ है 100। ठीक है, इसको कटा देते हैं, 12 इसको गुना कर दीजिए, 12 गुना 14 गुना 3.14 बटे 100, सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इसको हम तुरंत कैलकुलेटर से क्या करते हैं, फट से कर लेते हैं, तो कितना आ जाता है जरी देख लेते हैं हम लोग कैलकुलेटर। 12 गुना 14 गुना 3.14, 527.52 इसका आंसर आ जाता है, मतलब बटे 100, मतलब कि 5.27 लगभग आ जाएगा। तो देख लीजिए इसका सही उत्तर कितना है, 5.27, ये देखिए सब राउंड फिगर में 9 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। इस फार्मूला से बनेगा v बराबर आर ओमेगा, फिर बीच में एक फार्मूला लगेगा हेल्पिंग फार्मूला जिसको बोलते हैं थीटा बाई टी। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 10 नंबर। 10 नंबर क्या है भाई मेरे पास, 10 नंबर रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर एक्सेलरेशन। अभी देखिए बात किए ना, v बराबर आर ओमेगा, v क्या है लीनियर वेलोसिटी, आर स्पीड जिसको बोलते हैं, आर क्या है त्रिज्या, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी है। तो इसको यदि हम t से भाग दे देंगे और इधर भी t से भाग दे देंगे, v बटे टी लीनियर
वेलोसिटी बटे टाइम लीनियर एक्सेलरेशन देता है इज इक्वल्स टू आर, एंगुलर वेलोसिटी बटे टाइम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, मतलब ए बराबर आर अल्फा फार्मूला है हमारे सर्कुलर मोशन में, अल्फा बराबर ए आर नहीं, ए बराबर आर अल्फा, अल्फा आर, ये 10 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या कहता है, मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्ट। मैक्सिमम रेंज कब होता है, जब नीचे से प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, मतलब कुछ एंगल बना करके। तो मैक्सिमम रेंज का एक फार्मूला है आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी होता है। तो मैक्सिमम रेंज मतलब मैक्सिमम रेंज किस पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पर। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यू स्क्वायर बाय जी इसका आंसर हो जाएगा। यदि साइन थीटा का वैल्यू 1 होता है तो यू स्क्वायर 11 का 1 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ये फार्मूला है, प्रोजेक्टाइल मोशन से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 12 नंबर बात करते हैं। ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, एगो पार्टिकल है सर्कुलर पाथ रेडियस आर में यह घूम रहा है विथ वेलोसिटी v से घूम रहा है। देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चलता है तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, वेलोसिटी हर इंस्टेंट पर बदलते रहता है। वेलोसिटी का यह बदलने का प्रक्रिया, मतलब इस जगह में यहाँ पे डायरेक्शन होगा वेलोसिटी का हर जगह में, यह बात पहले भी बात किए हुए हैं। मतलब ये जो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है ना, वेलोसिटी क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए, तो यह चेंज इन वेलोसिटी टुवार्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ए इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होता है, वी स्क्वायर बाय आर। और इसमें एक फोर्स भी लगता है जिसको कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं, वह एफ बराबर एम ए न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है, एम लगा दीजिए, एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाता है। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेल वी स्क्वायर बाय आर वी स्क्वायर बाय, ये 12 का डी नंबर, ये कैलकुलेशन से आ जाता है। चलिए 12 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 13 नंबर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम, मतलब कि थीटा को यदि टी से भाग दे देंगे तो यह ओमेगा निकल जाता है। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी देगा। ठीक है, इकाई एंगुलर मूवमेंट नहीं होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी ये हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, 13 का सी नंबर, फ्रीक्वेंसी तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 14 नंबर। कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर सेम रेंज ऑफ प्रोजेक्शन देन। अच्छा देख लीजिए एक बात, यदि कोई प्रोजेक्टाइलवा को हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना के फेंके, मान लेते हैं कितना थीटा कोण बना के फेंके और एगो को ऐना करके फेंके, यहीं पर जाके गिर गया, तो दोनों अलग अलग एंगल से फेंके ना। ये देखिए ये थीटा फेंकेगा, ये अल्फा, ये मान लीजिए अल्फा है और ये क्या चीज़ है, बीटा है। तो जब आप कैलकुलेट आर इज इक्वल्स टू, अभी तुरंत न देखें, मान लेते हैं पहल का आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे जी। ठीक है, तो आर डैश वही, यदि हम इसका बात करें, एगो अल्फा बना के फेंकें, एगो बीटा बना के फेंकें, मैंने 2 अल्फा और अब बीटा से फेंकते हैं यू स्क्वायर साइन। इसी चीज़ को हम यदि आगे बढ़ जाएं तो क्या हो जाएगा, फट से साइन स्क्वायर साइन 180 डिग्री और माइनस 2 अल्फा अब बटे जी हो जाएगा। आर डैश बराबर यू स्क्वायर साइन 2 कॉमन ले लीजिए तो ये 90 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा बटे जी। अब देखिए ये दोनों सेम रेंज है, मैंने आर बराबर आर डैश होना चाहिए। तो कंपेयरिंग इक्वेशन, मैंने इसको 1 मान लीजिए और इसको 2 मान लीजिए। यदि आप कंपेयरिंग कर लेते हैं तो होता क्या चीज़ है, यू स्क्वायर साइन है, जी है, 2 है, अल्फा बराबर 90 माइनस अल्फा। मतलब कि यदि आप 30 डिग्री से फेंकिए या 90 माइनस 30 60 डिग्री से फेंकिए, दोनों प्रोजेक्टाइल दोनों पत्थरवा जो है, पत्थर को यदि फेंक रहे हैं तो एक के जगह में गिरेगा। यदि इसको दूसरा तरीका से 70 डिग्री से बेगिए या नहीं तो 20 डिग्री से बेगिए, दोनों का रेंज सेम आएगा। मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये एक अल्फा हो गया और एक बीटा हो गया, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तो एक के जगह में जाकर के गिरेगा, मतलब कि सेम रेंज हो जाएगा। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 का अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, 14 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। हमको पता है v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में हम लोग डिराइव करके निकाले हुआ। तो v बराबर आर ओमेगा, 15 का पहल के नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर कहता है 16 नंबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या चीज, ओमेगा बटे टी।
ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी का टाइम रेट एंगुलर एक्सेलरेशन देगा, अल्फा कहते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, और लीनियर वेलोसिटी का टाइम रेट क्या देगा, लीनियर एक्सेलरेशन देगा। तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर एक्सेलरेशन, 16 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 17 नंबर। 17 नंबर क्या कहता है, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड क्या कहता है पहले समझ लीजिए, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में जितना समय लगता है कोई भी पार्टिकल को, उसको टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है। और एक सेकेंड में क्या बार घूर गया पार्टिकल्स, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब साफ है कि एक सेकेंड में यदि निकालेंगे तो 1/t हो जाएगा। तो न्यू इज इक्वल्स टू 1/, टाइम पीरियड। इसका नाम न्यू है ना, म्यू का भाई है न्यू। जनरली फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, या एफ से या एन से डिनोट करते हैं जनरली, ठीक है। तो न्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी, या टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू आल्सो 1/न्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं। भी जैसा लग रहा है, भी है नहीं, न्यू है, थोड़ा सा उल्टा। न्यू इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट नंबर 17 का ए नंबर हो जाएगा, न्यू बराबर ये सब नहीं हो जाएगा, ठीक है। चलिए 17 का ए नंबर सही उत्तर हो गया। नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं हम लोग। 18 नंबर कहता है पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज। प्रोजेक्टाइल के द्वारा फॉलो किया गया पाथ जो होता है पैराबोलिक होता है। जब आप उसको इक्वेशन लीजिएगा, 2 डायमेंशनल इक्वेशन, तो y इज इक्वल्स टू आ जाता है kx²। और यह इक्वेशन चिल्ला के कह रहा है कि हम पैराबोला है, हम पैराबोला है, हम पैराबोला है, परवलय हिंदी में कहते हैं। तो याद रख लीजिए, सूत्रों में सब बात कोई पूछ दे तो बता देना है। 18 का डी नंबर हो जाएगा सही उत्तर, परवलयिक, परवलय, परवलयाकार इसको हिंदी में भी बोलते हैं। 18 नंबर। नेक्स्ट नंबर 19 नंबर, इफ एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ। देखिए वेक्टर जो होता है ना, सदिश, वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होता है, ठीक है। यदि ए कोई वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप हो जाता है, माने ए कैप इज इक्वल्स टू मॉड ए बटे ए, सॉरी ए वेक्टर ए बटे मॉड ए, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। उल्टा लिख देते हैं। अब देखिए एन कैप यहाँ वेक्टर दे रहे थे, ए कैप माने एन कैप बराबर वेक्टर ए बटे मॉड ए, ये सही होता है। मतलब कि 19 का ए नंबर, यहाँ ए कैप हम ये लिखे हैं और यहाँ पे है एन कैप, 19 का एक नंबर हो जाएगा सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं। 20 नंबर कहता है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ देन फोर्स दैट कीप्स द मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल फोर्स के वजह से कोई पार्टिकल जो है सर्किल पर चलता है, तो सेंट्रीपिटल फर्स्ट नंबर हो जाएगा उत्तर ए का। अभिकेंद्र बल है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नहीं, इंटरनल फोर्स की वजह से भी नहीं, परमाणु बल की वजह से भी नहीं। चलिए 21 नंबर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ नल। नल वेक्टर पहले किसको कहते हैं, एक ऐसा वेक्टर जिसके पास की मैग्नीट्यूड के नाम पे 0 हो जाए, 0 हो और डायरेक्शन उसका हो। फॉर एग्जाम्पल पोजिशन वेक्टर ऑफ सच पार्टिकल लाइंग एट द ओरिजिन। पोजीशन वेक्टर होता क्या चीज़ है, पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जो कि ओरिजिन से शुरू होकर के कोई पॉइंट तक जाता है। अब बताइए जो पॉइंट जो पार्टिकल बा ओरिजिन में पर है, ओकर पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो ओकर पोजीशन वेक्टर 0 हो जाएगा। या दूसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ सच पार्टिकल, मतलब त्वरण सदिश ऐसा पार्टिकल का जो एक समान वेग से गति कर रहा है, ठीक है, मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन कब आता है, वेलोसिटी में चेंज। अब वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ तो क्या हो गया, तो 0 वेक्टर हो जाएगा, तो उसको नल वेक्टर या 0 वेक्टर भी कहते हैं। तो कहता है कौन प्रॉपर्टी नहीं है इसका, तो वेक्टर ए में यदि 0 वेक्टर जोड़ेंगे ये है प्रॉपर्टी, लेमडा इंटू कोई स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वह 0, यह है प्रॉपर्टी। 0 इंटू ए नहीं, ई नहीं है प्रॉपर्टी, यो देख लेते हैं, ए में ई हो है प्रॉपर्टी, मतलब 21 नंबर का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं। 22 नंबर कहता है इफ ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ड्यू ईस्ट। जैसे ही दिशा वाला प्रॉब्लम आए ना तो फट से नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और यहाँ क्या कर लेना है, वेस्ट कर लेना। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ड्यू ईस्ट, पूरब के तरफ है, इधर है 5 यूनिट है इसका, है ना। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर -a। अच्छा देखिए निगेटिव वेक्टर का यहाँ पे कंसेप्ट आ गया। सबसे निगेटिव मतलब ऋणात्मक सदिश जिसको बोलते हैं। निगेटिव वेक्टर कहते हैं किसको है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो, दो गो वेक्टर का मैग्नीट्यूड यदि सेम है और डायरेक्शन उल्टा, माने एक वेक्टर इंडिया जा रहा है और एक वेक्टर इंडिया आ रहा है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड बात यदि 5 है मान लेते हैं और इसका भी 5 है, तो इसको लिखा जाएगा a बराबर -a।
ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है, मतलब ए नहीं कहिए, इसको बी कह दीजिए, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, -b, इसको नेगेटिव वेक्टर। तो सिंपल सा बात है, यदि ए का मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन उल्टा, तो ड्यू ईस्ट है तो इधर उल्टा करके आ जाएगा, ये ए है वेक्टर तो इधर आ जाएगा -a, मतलब इसका भी मैग्नीट्यूड 5 होगा, बस खाली डायरेक्शन उल्टा रहेगा। तो 5 यूनिट ड्यू ईस्ट तो कहानी खत्म, यूनिट वेस्ट नहीं, 25 है, 25, ये डी नंबर 5 यूनिट्स ड्यू वेस्ट हो जाएगा इसका सही उत्तर, 22 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 23 नंबर, कहता है ए पार्टिकल रिवॉल्व्स अराउंड ए सर्कुलर पाथ, तुरंत बना लेंगे सर्कुलर पाथ, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देखिए अभी तुरंत बताए थे a इक्वल्स टू v² होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब यदि कुछ कांस्टेंट टर्म रख दिया जाए, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r हो जाएगा, रेडियस, ठीक है। देखिए 23 का ए नंबर से इनवर्सली कह रहा है इसलिए रेडियस हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली कहता तो वेलोसिटी हो जाता, ठीक है, वो भी स्क्वायर का। तो इसका 23 का ए नंबर सही उत्तर हो गया, ठीक है। 24 नंबर बात कर लेते हैं। 24 नंबर है फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉडी इज सेंट्रीपिटल फोर्स। एक बार और बताए हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा होता है। तो इसका सही उत्तर 24 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 25 नंबर। 2 बॉल्स आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर सिमिलर। एक टावर है मान लेते हैं, एगो बॉल फेंका गया इस टावर से सिमिलटेनियसली इन हॉरिजेंटल, दो गो बॉल फेंका गया, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, मैंने एगो फेंका गया हॉरिजेंटल ऐसा करके गिर जाएगा, और एंड वर्टिकल मैंने एगो ऐसा करके ऐसा आ जाएगा, ठीक है। द 2 बॉल्स विल रीच द अर्थ एक साथ, काहे टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू √2h/g। ये इक्वेशन में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि टाइम ऑफ फ्लाइट बा जो है ना केवल और केवल हाइट पर डिपेंड कर रहा है, यू पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, मास पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इस प्रश्न के अनुसार इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा सिमल्टेनियसली, एक साथ, एक ही साथ पहुंचेगा धरती पर, ठीक है। चलिए 25 नंबर का ए नंबर हो गया सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्या है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। अच्छा सबको पढ़ना होगा, ऐसा क्वेश्चन में सबको पढ़ना होगा। ए बॉडी कैन हैव 0 वेलोसिटी एंड स्टिल बी एक्सेलरेटेड। हाँ हो सकता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट को हम यहाँ से फेंक दिए तो जब यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पर था तो इसका वेलोसिटी 0 था, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा था, ठीक है। ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, एंड स्टिल हैव वेरिंग स्पीड। कभी नहीं हो सकता है वेलोसिटिया यदि कांस्टेंट, अरे वेलोसिटिया मतलब वेलोसिटिया यदि कांस्टेंट हो गया तो स्पीड काहे नहीं कांस्टेंट होगा, वेरिंग स्पीड नहीं होगा। हाँ ये कह सकते हैं आप, स्पीड कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी बदल रहा है, सर्कुलर मोशन का यह कैरेक्टरिस्टिक्स है। ए बॉडी कैन, इसको भी पढ़ लीजिए, ए बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, स्टिल हैव, ये तो अभी तुरंत बताए, सी नंबर है। डी नंबर, द डायरेक्शन ऑफ मोशन, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी कैन चेंज, डायरेक्शन चेंज हो रहा है व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। हाँ सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v²/r कांस्टेंट रहता है, डायरेक्शन तो लगातार बदलते रहता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर 26 का बी नंबर हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार इज फॉल्स पूछ रहा है इसलिए बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाद बाकी तीनों तो सही बात लिखा हुआ है ना। चलिए 27 नंबर बात करते हैं। कहता है ए पार्टिकल कवर्स 150 मीटर इन 8वां सेकंड। देखिए इस तरह का 8th वाला प्रॉब्लम जो आएगा, मोशन इन मोशन जो इक्वेशन ऑफ मोशन है 4 वो चौथा इक्वेशन, s nth बराबर u प्लस a/2 × 2n-1 वाला। s nth में कितना 150 मीटर कवर करता है, 150, u नहीं दिया हुआ है, प्लस रेस्ट कह रहा है, दिया हुआ है रेस्ट, ये रेस्ट का मतलब u दिया हुआ है कितना 0, प्लस ए तो निकालना है a/2, n मैंने नंबर ऑफ सेकेंड, 8 2 × 8 - 1 मैंने 150 बराबर a/2 गुना 8 दूना 16 - 1 15, 15 दही a बराबर 15 दही ना 10 दूना 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 मीटर। 27 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 28 नंबर। 28 नंबर कहता है ए पार्टिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड बट कॉन्स्टेंटली वेरिंग डायरेक्शन। अच्छा मतलब सर्किल पर चल रहा है यह बात, स्पीड कांस्टेंट है, वेरिंग डायरेक्शन। द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल विल बी, ठीक है,
सर्कुलर हो जाएगा। क्या चीज? वृत्तीय। अभी 3-4 बार चर्चा कर चुके कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चलता है तो स्पीड कांस्टेंट रहता है, लेकिन वेलोसिटी उसका लगातार बदलते रहता है। क्यों? क्योंकि उसका डायरेक्शन हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बदलते रहता है। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, 29 नंबर, रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। 4 गो इक्वेशन है मेरे पास, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस nth बराबर u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। देखिए v बराबर u प्लस ए एस, अच्छा v बराबर u प्लस ए एस नहीं, v बराबर u प्लस ए एस नहीं होगा, v बराबर u माइनस ए एस नहीं होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ए एस नहीं होगा, u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। देखिए ये है, ये चीज को, ये तीसरा इक्वेशन को जो है उल्टा तरीका से पूछ दिया है। इसको उल्टा कर दीजिए तो माइनस v स्क्वायर, और यहाँ पे मतलब इसमें ये सही उत्तर हो जाएगा। क्या है? यहाँ देखिए u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बराबर 2as माइनस 2s, इसको इधर ले आइए 2as, इसको उधर लेके चल जाइए v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, मतलब वही चीज़ हुआ ना, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ना, इसी चीज़ को। तो ये होगा सही उत्तर, रिलेशन बिटवीन क्या क्या, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसको कहते हैं डिस्टेंस। 29 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर देखते हैं, ए बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टर। अच्छा, एक बॉल है, इसको फेंका गया और यह वापस चले आया 6 सेकंड में। टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल्स टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग, मतलब ये यहाँ से गया, ऐसे आप जैसे बना सकते हैं, ये 3 सेकंड लग गया मतलब जाने में और 3 सेकंड लग गया आने में, सिंपल सा बात है। अब क्या कहता है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज नियरली, अच्छा वेलोसिटी निकालना है, कहाँ पर? नीचे में, अच्छा निकल जाएगा। कहे देखिए आपको एक फार्मूला है, क्या फार्मूला है? टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब गया और आया 6 ले लिए, और 2 चूंकि प्रोजेक्टाइल ऊपर फेंका गया है, मतलब साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, मतलब इसको यदि निकालें तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला हो जाएगा 2u बटे जी। तो 6 बराबर 2u, u बटे जी, g का मतलब g हो गया, तो u ये हो गया, 3 कट गया, तो u बराबर 3g, मतलब मोटा मोटी 10 ले लीजिए ना, 30 हो जाएगा u, 30 मीटर पर सेकेंड, यह आंसर हो जाएगा 30। अच्छा यहाँ देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, सब तो किलोमीटर प्रति, यहाँ एक फार्मूला है x मीटर पर सेकेंड इज इक्वल्स टू x गुना 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बदल दीजिए इस फार्मूला में लगा के, मतलब 30 गुना 18/5, 5 छके 30, 18 छके 78 से 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108, 72, 73, सी नंबर सही उत्तर, 30 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे किलोमीटर में है ना, ये सब चीज़ कंफ्यूजन नहीं करना है कि आंसर नहीं गलत है, ये चीज़ ऐसा नहीं है। इसको चेंज करके देख करके आँख का नाक मुँह सब एक जगह रख करके देख लेते हैं। 31 नंबर देखते हैं, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बिकम्स 0। ठीक है, कोई वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहा है, बिकम्स 0, मतलब चल रहा है, यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गया मान लेते हैं। इन 1 आवर, अच्छा यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा में 0 हो गया, माने 3600 सेकंड में। द कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इन 39 मीटर, अच्छा यहाँ से यहाँ तक 39 मीटर चला, यहाँ से यहाँ तक में। ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन नेक्स्ट 1 आवर विल बी, जब रुक गए। अच्छा 1 मिनट, ये देखिए टेक्निकल थोड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या चीज है कि यहाँ से चल रहा था, इसका 1 घंटा में जो है वेलोसिटी 0 हो जाता है, और इसका इस बीच में 39 मीटर दूरी तय करता है। तो क्वेश्चन यह नहीं कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है कि भैया रुक ले है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट, चूंकि क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन नेक्स्ट 1 आवर विल बी, मतलब वो सिस्टम लगातार चल रहा है। ठीक है, मतलब ये 0 हुआ तो कांस्टेंट जितना से धीरे धीरे घटा था इसका एक्सेलरेशन, चूंकि 0 हुआ है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन घटा है, तो फिर धीरे धीरे यह उसी तरीका से बढ़ेगा कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। तो इस सिचुएशन में हम लोग एनर्जी सिमेट्री, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन का बात कर ले, समझ सकते हैं कि जितना डिस्टेंस ये चला पहले, अगला 1 घंटा में भी पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब एनर्जी गेन करते हुए उतना ही चलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 39 मीटर प्रश्न के मुताबिक। लेकिन यदि इसी में क्या रहता कि वेलोसिटिया जो है मतलब आकर के रुक गया अगला 1 घंटा में, तो ये कह नहीं रहा है कि अगला 1 घंटा में स्थिर है, तो 0 हो जाएगा। इसका आंसर 0 नहीं, ये 39। ये देखिए
31 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। यदि यह क्वेश्चन कहता कि रुका हुआ है तो ये डी भी आंसर होता, मतलब डी हो जाता आंसर। तो प्रश्न के मुताबिक ऑप्शन और ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें से आपका ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा, 31 का ए नंबर। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लग जाता है। क्या कहता है? एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं, 32 नंबर, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द फ्री फॉलिंग ड्रॉप बॉडी। अभी 4 को जो इक्वेशन लिखे ना, जब बॉडी ऊपर से नीचे आता है तो वहां पे जी लिया जाता है, ए का वैल्यू जी लिया जाता है। जब नीचे से ऊपर दिया जाता है तो ए का वैल्यू माइनस जी, मतलब ऊपर से कोई बॉडी नीचे गिर रहा है तो जी पॉजिटिव ले लेंगे न्यूमेरिकल बनाने में, और नीचे से जब ऊपर जा रहा है तो माइनस जी ले लेते हैं बनाने में। तो फ्री फॉलिंग ऊपर से गिर रहा है तो ऊपर में यू बराबर 0 ही होता है, तो वी स्क्वायर ये फार्मूला लगा दीजिए, वी स्क्वायर बराबर हम लोग के पास फार्मूला है ना, यू स्क्वायर प्लस 2GS, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, यू तो 0 हो गया, प्लस 2GS, मतलब वी स्क्वायर बराबर 2GS, ये दिया हुआ वी स्क्वायर बराबर 2AS नहीं 2GS, ये नंबर हो जाएगा बी नंबर। भी माइनस नहीं होगा, ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों माइनस तो कहानी खत्म। तो एस नहीं दिया हुआ है, यहाँ ए दिया हुआ है इसलिए वो नहीं होगा, बी नंबर 32 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 33 नंबर, फट से बात कर लें 33 नंबर, एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्किल। मतलब एक्सेलरेशन अभी हम लोग बात किए थे, यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू होता है वी स्क्वायर बटे आर, तो वी स्क्वायर बटे आर तो नहीं दिया हुआ है, तो इसको एक और फार्मूला में तोड़ देंगे, वी बराबर आर ओमेगा का होल स्क्वायर बटे आर, मैंने आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बटे आर कट गया, आर ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन आया, आर ओमेगा डी नंबर 33 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 34 नंबर, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा का क्वेश्चन है, तो चलिए पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ये थोड़ा पैसेज टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के लिए यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द जीरो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाइज जीरो एक्सेलरेशन। मतलब कि वस्तु का जीरो वेलोसिटी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसका एक्सेलरेशन भी जीरो होगा एट दैट इंस्टेंट, उसी समय पर। ए पार्टिकल में बी मोमेंटरली एट रेस्ट, हो सकता है रेस्ट में है, एंड येट हैव नन जीरो एक्सेलरेशन, नहीं जीरो एक्सेलरेशन, नन जीरो के अलावा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ए पार्टिकल थ्रोन अप हैज जीरो वेलोसिटी एट अपर मोस्ट पॉइंट बट द एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट कंटिन्यूस टू बी द। देखिए अभी तुरंत थोड़ा देर पहले ही बताए थे कि जब कोई पार्टिकल को फेंक देते हैं ऊपर तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पर क्या हुआ, वेलोसिटी जीरो होता है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है। तो अब देखिए ड्यू टू ग्रेविटी, नाउ आंसर द फॉलोइंग। ये तो बात पते था, हम बतेबे किए। तो अब देखिए यहाँ पे ए बॉडी स्टैंडिंग ऑन द रूफ, एक बॉय है, बॉडी नहीं है भाई, बॉय स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ हिज हाउस थ्रोज ए स्टोन हाई अप इन द एयर, फेंकता है, ठीक है, इट रीचेज द हाइएस्ट पॉइंट अबव द अर्थ, अब 10 सेकंड में ऊपर पहुंच गया। देन एट हाइएस्ट पॉइंट पर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन, नहीं वहां पे जीरो हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन ये जीरो, ये सही बात है। और पढ़ लीजिए, वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज पॉजिटिव, नहीं वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज नेगेटिव, नहीं। एक नंबर का 2 नंबर बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। माना पत्थर का वेग जो है, पत्थर का वेग 0 है। दूसरा नंबर देखिए, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाईएस्ट पॉइंट एकदम सेम रहेगा जितना कि धरती पर लगता है, जीरो नहीं। मोर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं। लेस देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नहीं। इसका डी इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 34 का 1 का बी नंबर और 2 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। पैसेज टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग जाता है पढ़ने, इस तरह का क्वेश्चन पढ़ने में पढ़ के समझ करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर ये बड़ा क्वेश्चन है भाई, थोड़ा नीचे उतर जाता है। पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इट्स स्लोप रिप्रेजेंट द वेलोसिटी। ये तो बात पता है कि एक्सटी ग्राफ का स्लोप जो देता है वह वेलोसिटी बताता है। दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन द स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ इज पॉजिटिव, इट मींस दैट वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिव एट दैट इंस्टेंट, उस जगह पे पॉजिटिव है, ठीक है। यदि बढ़ रहा है तो, अगर रहा है तो नेगेटिव। सिमिलरली ए नेगेटिव स्लोप इंडिकेट्स द नेगेटिव, वही बात कहा, नेगेटिव हो जाएगा। इन द गिवन ग्राफ, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ठीक है, 2 पार्टिकल का ग्राफ है, ये ए है और ये बी पार्टिकल का ग्राफ है, आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए लिख दिए। ये 30 डिग्री बना रहा है और ये 60 डिग्री बना रहा है। तो कहता क्या है, तो 10 वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए टू द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। अच्छा, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू tan थीटा। मान लेते हैं पहलका का v1 अब v2, तो ये हो जाएगा tan थीटा 1 अब tan थीटा
2। ये शायद पिछला वाला वीडियो में भी आप क्वेश्चन को बताए हैं। tan थीटा 1, तो थीटा 1 ए का कितना हो गया, ए का है 30 डिग्री, tan 30 डिग्री अब बटे बी का एंगल है 60 डिग्री। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 आप बटे √3 बटे 1 इजक्वल्स टू 1/√3 गुना 1/√3 इजक्वल्स टू 1/3। रेशियो ही पूछ रहा है, 1:3 हो जाएगा, मतलब एक का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू पार्टिकल विथ टाइम, देखिए पॉजिटिव स्लोप है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव, तो गोज ऑन इंक्रीजिंग, हाँ है, गोज नहीं, रिमेन्स द सेम नहीं, फर्स्टली रिमेन्स सेम नहीं है क्योंकि मतलब बराबर नहीं, फर्स्ट इंक्रीज एंड देन नहीं, ये नंबर हो जाएगा, थर्ड का सेकंड का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 36 नंबर, इसको मिटा देते हैं। 36 नंबर कहता है ए बॉडी कांट हैव, एक बॉडी के पास नहीं हो सकता है, कौन चीज नहीं हो सकता है, एक कांस्टेंट स्पीड एंड वेरिंग वेलोसिटी हो सकता है। कांस्टेंट स्पीड सर्कुलर मोशन का एग्जांपल, एन एक्सेलरेशन एंड ए कांस्टेंट स्पीड, एन एक्सेलरेशन एंड ए कांस्टेंट स्पीड, एक एक्सेलरेशन और हाँ हो सकता है सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक कांस्टेंट वेलोसिटी एंड वेरिंग स्पीड ना, ये बात तो पहले भी हो, कांस्टेंट स्पीड ये नहीं हो सकता है, ठीक है, ये नहीं हो सकता है। तो नॉन जीरो स्पीड एंड जीरो एक्सेलरेशन, नॉन जीरो तो फेंके तो जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है, ठीक है। तो इसका एक कांस्टेंट वेलोसिटी ये नहीं हो सकता, तो 36 का ए बॉडी कांट हैव नहीं हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी वेरिंग, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, 36 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 37 नंबर बात कर लेते हैं, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन द टाइम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अच्छा, वेलोसिटी जो है v इक्वल्स टू 20 + 0.1 t स्क्वायर पर कहता है, द बॉडी इज अंडर गोइंग। अच्छा, यहाँ पहले एक ऑप्शन देख लीजिए क्या निकलना है, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, जीरो, या एक्सेलरेशन निकालना, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, dv/dt इक्वल्स टू d/dt, वेलोसिटी का वैल्यू 20 + 0.1 t स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक है। तो 20 का b तो 0 हो गया, 0.1 × 2t हो जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 0.2t इतना निकल गया। तो अब क्या कहता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना, कांस्टेंट नहीं है, मतलब ये नहीं होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन माइनस नहीं है इसलिए ये भी नहीं होगा, जीरो एक्सेलरेशन नहीं, जीरो तो नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि टाइम के साथ एक्सेलरेशन बदल रहा है, t1 तो एक्सेलरेशन कुछ अलग, t2 तो एक्सेलरेशन कुछ अलग, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसका सही उत्तर हो जाएगा, 37 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर बात कर लेते हैं 38 नंबर। 38 नंबर इसको पहले मिटा लेते हैं फट से। 38 नंबर कहता है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज एस बराबर दिया हुआ है 3t³ + 7t² + 5t + 8 दिया हुआ है, वेयर एस इज इन मीटर एंड टी इज इन सेकंड, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द एक्सेलरेशन इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैंने एक बार पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वेलोसिटी निकल जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds/dt इज इक्वल्स टू डायरेक्ट कर लेते हैं 3 × 9 t² + 7 × 14 t + 5 हो गया, वेलोसिटी निकल गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt, मतलब कि ये तो निकल गया ना, dv 9 दूना 18 t + 14t, एट t बराबर कह रहा है 1 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दीजिए, 18 × 1 + 14 × 1 18 14 32 हो जाएगा, 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 18 14 32, ये नंबर 38 का बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर हम लोग बात कर लेते हैं 39 नंबर, 39 नंबर। 39 नंबर क्या कहता है, द एक्सेलरेशन ए ऑफ ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट वेरिंग विथ टी, जो अच्छा ए दिया हुआ है, ए बराबर 3t और प्लस 4 दिया हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट टाइम, अच्छा वेलोसिटी निकालना है, तो देखिए एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं dv/dt इज इक्वल्स टू 3t + 4, ये कोना कोनी गुना कर देते हैं, dv और 3t + 4 × dt, अब इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच, ये वेलोसिटी दे देगा 3 और यहाँ t²/2, इंटीग्रेशन है, यह क्लास 11th में पढ़ने के लिए नहीं है इंटीग्रेशन, लेकिन मैथमेटिकल टूल जाके देखिएगा, आप पढ़ाए हैं इंटीग्रेशन, है ना, t² + 4 क्या हो गया t, है ना 4t, यहाँ पे आप क्या रख दीजिए 2, तो इसका मतलब
3 अगुना 2 दूना 4/2 आप प्लस 2 रखिए, 4 दूना 8 माइनस यहाँ पे 0 रख दे, 0 माइनस 0 मतलब जो भी है, तो ये 2 हो गया, 3 दूना 6 प्लस 8 इक्वल्स टू 14 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है, 14, 10, 18, 39 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फट से आगे बात कर लेते हैं 40 नंबर, और इस वीडियो में 40 तक क्वेश्चन है। ए बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द सर्टेन हाइट आफ्टर फॉलिंग फॉर सम टाइम। अच्छा, इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैनिसेस। अच्छा देख लीजिएगा, टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बॉडी को छोड़ा गया और कुछ हाइट के बाद, पहले तो ये इसका u0 था, और कुछ हाइट के बाद, मान लेते हैं h हाइट के बाद, h1 ले लेते हैं, h1 हाइट के बाद इसका g भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस जगह पर वेलोसिटी क्या होगा, v बराबर u प्लस gt, यही हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, या आप h के टर्म में निकालना चाहते हैं तो h के टर्म में निकल जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2gh, मतलब कि u तो आपका 0 है, v स्क्वायर बराबर 0, v स्क्वायर माइनस 0 इजक्वल्स टू 2, और ये g हो गया, और ये h1, मतलब कि v बराबर 2gh1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी निकल गया, अभी h1 यदि मानते हैं तो वेलोसिटी इजक्वल्स टू निकल जा रहा है मेरे पास √2gh1। ठीक है, अब क्या कहता है वैनिसेस देन। अच्छा, बॉडी कंटिन्यूअस टू मूव विथ कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी कंटिन्यूअस टू मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तो नहीं होगा, रिट्राडेशन भी नहीं होगा, बॉडी कंटिन्यूअस टू मूव विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन वैनिस कर गया है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी निकाल के देख लेते हैं। यहाँ तो वेलोसिटी निकल गया, अब यहाँ से कहीं पर भी वेलोसिटी निकाल लीजिएगा तो वही सेम चीज आएगा। h1 के जगह यहाँ से भी यदि आप निकाल लेते हैं, यहाँ से तो वेलोसिटी आपका सेम आ जाना है। मतलब वेलोसिटी यदि 0 भी मान के चलते हैं, मान के नहीं, 0 नहीं होगा तो हमेशा ये कांस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, √2gh1 कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा 40 का ए नंबर हो जाना है। चलिए, ये आपका 40वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब नहीं है, मैं बेसिकली 40 को क्वेश्चन था, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, और यदि आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर से पूछिए। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। खराब लगता है तो डिसलाइक भी करना मत भूलिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।